हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। और हम लोग केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन में एपिसोड पहले में उपस्थित हुए हैं, जिसमें जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के लिए बन रहे हैं उन्हीं केवल क्वेश्चंस के लिए ही इस समय केवल रिवीजन चल रहा है। जिसमें हम लोग आज के एपिसोड में देखने वाले हैं जो कि बेंजीन न्यूक्लियस पर, बेंजीन नाभिक पर आपके प्रश्न रहते हैं। वहां पर ढेर सारे क्रियात्मक समूह को रखकर, तो इसी एक या दो वीडियो में आपको, एक वीडियो में एक पार्ट रहेगा, दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट, इसी में पूरे आपके बेंजीन नाभिक पर आने वाले जितने भी संभावित प्रश्न होंगे इसी एक या दो वीडियो से ही आप उन सभी प्रश्नों का जवाब आप लिख सकते हैं। और इनसे प्रश्न आपके निश्चित 100% रहेंगे। आपको या तो बेंजीन नाभिक पर पूछ लेगा या तो कह देगा क्या होता है या कैसे में रखकर वहां पर पूछ लेता है। मतलब यहां से प्रश्न आपका हटने वाला नहीं है। तो इनमें सबसे पहले हम लोग जानने वाले किन प्रश्नों के जवाब है। तो यहाँ पर कोई आपका यौगिक रख देगा, कह देगा उसके बेंजीन नाभिक पर होने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए, जो कि सबसे अधिक बार अभी तक जो पूछे जाने वाला प्रश्न है क्लास 12 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वह है बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। जैसे क्लोरोबेंजीन, फिनाल, एनिलीन, बेंजोइक अम्ल, बेंजल्डिहाइड या एनिसोल के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। ये कहता है, या तो कह देगा क्लोरोबेंजीन के बेंजीन नाभिक पर हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया या अल्कलीकरण या एसिटिलीकरण को समझाइए। वहीं पर क्लोरोबेंजीन के जगह पर फिनाल भी हो सकता है। फिनाल का क्या कह सकता है कि फिनाल के बेंजीन नाभिक पर हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दो आते हैं, कौन कौन? एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। तो सबसे पहले बेंजीन नाभिक पर होने वाली अभिक्रिया को हम समझेंगे कैसे। आइए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। उसमें एक आंतरिक क्या उपस्थित होता है? द्विक बंध उपस्थित होता है। और बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। उस 6 कार्बन से किसी एक कार्बन से यदि आपने क्रियात्मक समूह को जोड़ दिया तो तुरंत वहां पर 3 स्थितियां उत्पन्न हो जाते हैं। वह कौन कौन से स्थिति होते हैं? आर्थो, मेटा और पैरा। तो जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन होगा वह आपका आर्थो का होगा, और क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो दूसरा कार्बन होगा वह मेटा का होगा, या आर्थो से पहला कार्बन जो होगा वह मेटा का होगा। और क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो आपका तीसरा कार्बन होगा वह सदैव क्या होगा? पैरा होगा। तो ये हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है कि ये आपका बेंजीन की संरचना है, और बेंजीन की संरचना में ये क्या जोड़ा गया है? क्रियात्मक समूह। F मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसे हिंदी में क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंजीन नाभिक से क्या जोड़ा गया? क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह जो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये पहले कार्बन हो गए, ये क्या हो गया? आर्थो हो गए। ये दूसरे कार्बन हो गए, ये क्या हो गया? मेटा हो गए। ये तीसरा कार्बन, ये क्या हो गया? पैरा हो गया। बाकी ये जरूरी नहीं है कि क्रियात्मक समूह का यहीं पर आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। यदि यहाँ जोड़ देते हैं तो ये दोनों आपके आर्थो हो जाएंगे, ये दोनों आपके मेटा हो जाएंगे, ये आपको पैरा हो जाएगा। कैसे पहचान रखेंगे? बहुत आसान है। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जोड़ते हैं ठीक उसके सामने या एंटी या 180 अंश पर क्या होगा? पैरा होगा। पैरा से जुड़ा जो दोनों कार्बन होगा वह मेटा होगा, और क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो दोनों कार्बन होगा वह क्या होगा? आर्थो। देख सकते हैं ये क्रियात्मक समूह ठीक इसके एंटी पर ये पैरा है, पैरा से जुड़ा ये मेटा हो गया, और इससे जुड़ा जो है ये आर्थो हो गया। जिसमें O मतलब क्या होता है? O का मतलब आर्थो होता है, M का मतलब मेटा होता है, P का मतलब पैरा होता है, और F का मतलब क्या होता है? क्रियात्मक समूह होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना कि बेंजीन नाभिक पर क्रियात्मक समूह जुड़ता है। जैसे एक क्रियात्मक समूह जुड़ता है बेंजीन नाभिक पर 3 स्थितियां उत्पन्न हो जाते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा के। अब हम लोग जानते हैं कि जो बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछा जाता है वह कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया की दृष्टि से आपके मान लीजिए क्रियात्मक समूह की दृष्टि से तो बेंजीन पर 3 स्थितियां उत्पन्न होती है, आर्थो, मेटा और पैरा के। लेकिन अगर अभिक्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो केवल 2 स्थितियां बनती है। एक क्या स्थिति बनती है? आर्थो और पैरा का, और दूसरा क्या बनता है? मेटा का। तो अभिक्रिया की दृष्टि से सदैव याद रखिएगा क्या? आर्थो जहां होगा वहां पैरा का उत्पाद होगा, और मेटा का क्या होगा? अलग होगा। तो अभिक्रिया की दृष्टि से केवल 2, आर्थो, पैरा और मेटा हो गए।
अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यदि किसी एक स्थिति पर जो अभिक्रिया होगा दूसरी स्थिति पर वह नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन स्नेही हो रहा है, तो क्या नाभिक स्नेही वहां पर होगा? तो वहां पर नाभिक स्नेही नहीं होगा। फिर कहाँ होगा? नाभिक स्नेही मेटा पर हो जाएगा। और यदि मान लीजिए नाभिक स्नेही आर्थो और पैरा पर हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा वह कहाँ हो जाएगा? मेटा पर हो जाएगा। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आर्थो या पैरा पर होगा या फिर मेटा पर होगा? तो बहुत ही आसान है कि मैंने क्या कहा, बेंजीन नाभिक से क्या जोड़ते हैं? क्रियात्मक समूह जोड़ते हैं। जो क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है उसके पास क्या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है या नहीं है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इंग्लिश में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोई भी परमाणु होता है उसके वायकों में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से पूरे इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भी चले जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन बच भी जाते हैं। यदि पूरे इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में चले गए तो वो सभी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बच गए तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, या अनाबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो कोई भी परमाणु होता है वह अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा उतना, यदि उतने में अष्टक पूरा हो जाता है उसके बाद यदि उसका इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वही बचा हुआ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे Cl है, क्लोरीन का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं कितना हो जाता है? 2 8 7, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। कितना हो गया? 2 8 और 7 हो गया। इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की हो सकता है? केवल एक की हो सकता है, अर्थात 7 में से केवल एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में जाएगा। बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। अभी ये 6 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में नहीं जाएंगे। तो जो ये 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कितने युग्म बनेंगे? क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 3 पेयर बनेंगे। और जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वह आपका किस तरह कार्य करेगा? जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो किस तरह कार्य करेगा? तो आइए ये समझते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यदि बेंजीन नाभिक से कोई क्रियात्मक समूह आप जोड़ते हैं तो क्रियात्मक समूह जो जुड़ रहा है उसमें जो परमाणु सीधे बेंजीन से बंध बना रहा है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि उससे जुड़ने वाले परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दो चीजें पहले डिसाइड करेंगे कि जो क्रियात्मक समूह बेंजीन नाभिक से जुड़ा है उसमें परमाणु जो बंध बना रहा है बेंजीन से, क्या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि बेंजीन नाभिक से जुड़े परमाणु से जुड़े परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? यदि बेंजीन नाभिक से जुड़ने वाले परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह सदैव +R या +M होगा। और यदि बेंजीन नाभिक से जुड़े परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह सदैव -R या -M होगा। सबसे पहले ये देख लीजिएगा, यहाँ पर बेंजीन बनाया गया, बेंजीन से एक क्रियात्मक समूह जोड़ा गया। क्या कहा गया कि बेंजीन में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्रियात्मक समूह जो आपका है उसमें जो परमाणु सीधे जुड़ रहा है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो आपका परमाणु है यदि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह नॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा। और जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें आएगा क्या? Cl आएगा सीधे, क्योंकि Cl जुड़ता है। NH2 में नाइट्रोजन सीधे जुड़ता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिनाल में OH में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और OCH3 में मेथॉक्सी में क्या होता है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात जो परमाणु यहाँ पर बेंजीन से जुड़ रहा है सीधे इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये किसकी तरह कार्य करते हैं? +R या +M की तरह कार्य करते हैं। यहीं पर देख सकते हैं COOH होता है जिसमें कार्बन ये जो होता है वह क्या करता है? बेंजीन से बंध बनाता है। तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसके बगल में जुड़े जो ये ऑक्सीजन होते हैं इनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बताया कि जो परमाणु बेंजीन से बंध बना रहा है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वह +R या +M होगा। और यदि जो परमाणु बंध बना रहा है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह सदैव क्या होगा? -R या -M होगा। और जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेंगे अभिक्रिया पूरी स्पष्ट हो चुकी है। यदि +R +M होगा तो यहाँ पर दो स्थितियां बनेंगी अभिक्रिया की दृष्टि से, आर्थो और पैरा का बनेगा और क्या बनेगा? मेटा का बनेगा। आर्थो और पैरा का जब बनेगा तो +R या +M होने पर आर्थो और पैरा पर क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। और माइनस आने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहाँ आक्रमण करेंगे? आर्थो और पैरा पर आक्रमण करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह का मतलब क्या होता है? E+ होता है। और नाभिक स्नेही समूह का मतलब क्या होता है? Nu- होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो M होगा मेटा होगा उसमें मेटा पर क्या जाएगा? धनावेश, जिससे नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहाँ होगी? मेटा स्थिति पर होगी। यदि क्रियात्मक समूह जो बेंजीन से बंध बना रहा है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात उसमें क्या हो जाए? कार्बोक्सिलिक समूह हो जाए या आपका क्या हो जाए? एल्डिहाइड समूह हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में किसकी तरह कार्य करते हैं?
प्लस आर या प्लस एम की माइनस आर या माइनस एम की तरह कार्य करते हैं। यदि माइनस आर या माइनस एम होगा तो आर्थो और पैरा स्थिति पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, और आर्थो और पैरा स्थिति पर धनावेश आएगा तो मेटा पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और मेटा पर यदि ऋणावेश आया तो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहाँ आएंगे, मेटा स्थिति पर आएंगे, और नाभिक स्नेही समूह कहाँ आएंगे, तो आपके आर्थो और पैरा स्थिति पर आएंगे। यदि आप इतना समझ गए, समझ लीजिए इस पर आने वाले कोई भी प्रश्न का जवाब आपका बचने वाला नहीं है। फिर से आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, क्रियात्मक समूह जो जुड़ा हुआ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने समूह आते हैं, ये 4 आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब बहुत से होते हैं लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये 4 अभी तक पूछे गए, जिनमें Cl समूह हो सकता है, N2 समूह हो सकता है, OH हो सकता है, OCH3 हो सकता है। और यदि ये समूह दिखाई दिए तो सीधे क्या होगा, प्लस आर प्लस एम होगा, और प्लस आर प्लस एम होगा तो आर्थो और पैरा स्थिति ऋणावेशित होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहाँ आएंगे, आर्थो और पैरा स्थिति पर। और यदि आपका प्लस आर प्लस एम है तो मेटा स्थिति पर क्या आएगा, धनावेश आएगा, जिससे नाभिक स्नेही समूह कहाँ आक्रमण करेंगे, मेटा स्थिति पर आक्रमण करेंगे। और यदि वहीं पर माइनस आर माइनस एम होगा तो आर्थो और पैरा स्थिति पर धनावेश आएगा, जिससे नाभिक स्नेही समूह आर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करेंगे, जबकि मेटा स्थिति पर ऋणावेश आएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहाँ आक्रमण करेंगे, मेटा स्थिति पर आक्रमण करेंगे। आइए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं, जिससे आपका जो प्रश्न आया हुआ है वो भी देख लेते हैं। अगला यहाँ प्रश्न देख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। क्या कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाना है। जब तक ये नहीं बता पाएंगे कि क्लोरोबेंजीन के किस स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आक्रमण करेगा, तब तक यहाँ पर आप पूरा स्पष्टीकरण नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे स्पष्टीकरण करेंगे वो भी जान लेते हैं। मैंने क्या कहा, बेंजीन से क्या क्लोरोबेंजीन कह रहा है, मतलब बेंजीन से Cl समूह जुड़ा हुआ है, और Cl समूह जुड़ा हुआ है तो उसके पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरह कार्य करेगा, प्लस आर या प्लस एम की तरह कार्य करेगा, जिससे आर्थो और पैरा स्थिति पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, और ऋणावेश आएगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहाँ आक्रमण करेंगे, आर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करेंगे। आप देख भी सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आर्थो और पैरा स्थिति पर होता है। प्रश्न हो जाएगा क्यों आर्थो और पैरा स्थिति पर होता है, तो यहाँ से कारण है क्योंकि क्लोरोबेंजीन के बेंजीन नाभिक से जुड़े कौन सा समूह, Cl समूह। यहाँ से देख सकते हैं कि Cl समूह कहाँ रखा गया, प्लस आर या प्लस एम। तो Cl समूह पर क्या पाया जाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण प्लस आर या प्लस एम समूह की तरह कार्य करता है, जिससे बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण आर्थो और पैरा स्थिति पर ऋणावेश आने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बेंजीन नाभिक के आर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करते हैं। इसलिए Cl समूह को आर्थो पैरा डायरेक्टेड या आर्थो पैरा दैसिक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनुनादीय संरचना भी बनाया गया कि कैसे आर्थो और पैरा पर ऋणावेश आता है। तो देख सकते हैं कि Cl के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस आर या प्लस एम होगा, तो बेंजीन पर घनत्व बढ़ाएगा तो अर्थात दिशा ये हो जाएगी और ये बंद इस दिशा में जाएगा। तो जिसकी तरफ तीर का मुख होता है वह सदैव ऋणावेशित होता है, जिसकी तरफ नहीं होता वह धनावेशित होता है, जिससे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। और चूंकि ये बंद टूट रहा है फिर यहाँ बंद आपका बन रहा है, इसलिए प्लस यहाँ पर चला जाएगा, जिससे यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, अर्थात आर्थो पर ऋणावेश आ चुका है। फिर ये बंद टूटेगा, फिर यहाँ आ जाएगा ऋणावेश, यहाँ पर मतलब पैरा पर आ गया, फिर माइनस, फिर कहाँ चला गया, आर्थो पर। अर्थात क्लोरोबेंजीन में ऋणावेश कहाँ आ रहा है, आर्थो और पैरा पर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस आर अगर होता है तो आर्थो और पैरा पर क्या आता है, माइनस आता है। माइनस आया तो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहाँ आक्रमण करते हैं, आर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ होती है, आर्थो और पैरा स्थिति पर होती है, इसलिए उत्पाद भी आर्थो और पैरा का ही मिलेगा। इनमें आपके रिएक्शन पूछे जाते हैं, जिसमें ये पूछे गए हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, जैसे प्रश्न पूछे गए वैसे हूबहू आपके जवाब भी लिखाए जा रहे हैं, जिनमें हैलोजनीकरण होता है। हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हैलोजनीकरण में 2 शब्द हो गए, हैलोजन और करण। हैलोजन का मतलब क्या होता है, आपका H2 होता है, जिसमें कौन आता है, आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व या विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व जो है वह फ्लोरीन, अर्थात फ्लोरीन धनायन नहीं बनाता। जब फ्लोरीन धनायन नहीं बनाता, इसलिए हैलोजनीकरण में फ्लोरीनीकरण देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, जबकि कौन से मिलेंगे, आपके क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण और आयोडीनीकरण मिलेंगे। तो याद रखिएगा कि बेंजीन नाभिक पर फ्लोरीनीकरण की अभिक्रिया नहीं पाई जाती, क्योंकि फ्लोरीन
धनायन नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन है? फ्लोरीन है। बाकी क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका आकार फ्लोरीन से बड़ा होता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना लेते हैं। तो हैलोजनीकरण में मैंने पूरा आपका संक्षिप्त लिख दिया है कि यहाँ पर हैलोजन आपका क्रिया करेगा। अब हैलोजन में Cl Br कोई भी आप रख के यहाँ पर जोड़ सकते हैं। करेंगे क्या? क्लोरोबेंजीन की क्रिया हैलोजन से कराएंगे। किसके उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति में। अब जो आपका क्लोरीन या हैलोजन कोई होगा उसमें से प्लस निकलेगा। वह प्लस कहां जाएगा? तो दो स्थिति आर्थो और पैरा के, मेटा के है। चूंकि प्लस निकल रहा है तो क्लोरोबेंजीन में Cl जो है वो प्लस R प्लस M होने के कारण वह कहां देगा? आर्थो और पैरा स्थिति पर ऋणावेश दे देगा, जिससे जो आपका हैलोजन प्लस का आ रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जो आ रहा है वो कहां जुड़ेगा? आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, जिससे आर्थो और पैरा का मिश्रण देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया हैलोजन से कराने पर आर्थो व पैरा हेलो क्लोरोबेंजीन बनता है। मैंने क्या कहा? AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया हैलोजन से H2 यहाँ पर Cl2Br2I2, यदि Cl हो जाएगा तो X की जगह Cl कर दीजिएगा, यदि Br हो जाएगा Br कर दीजिएगा, I हो जाएगा I कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं तो जो ये आपका है ये यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह अर्थात धनायन निकलेगा कहाँ जुड़ेगा? आर्थो स्थिति पर जुड़ेगा, चाहे यहाँ जोड़ दीजिए चाहे आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। और अगला कहाँ जाके जुड़ेगा? पैरा पर। इसका नाम क्या होगा? आर्थो हेलो क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम क्या होगा? पैरा हेलो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। दूसरा क्या है? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है? नाइट्रीकरण में दो शब्द नाइट्री और करण। करण का मतलब अभिक्रिया होता है, नाइट्री मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। मतलब जिस अभिक्रिया में नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया होती है उसे नाइट्रीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया किसके साथ होगी? क्लोरोबेंजीन के साथ होगी। किसकी क्रिया होगी? नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। लेकिन किसकी उपस्थिति में कार्य करता है? तो SiO2 के उपस्थिति में कार्य करता है। बनने वाला उत्पाद क्या होगा? तो बनने वाला आपका उत्पाद जो होगा वह आर्थो और पैरा का ही होगा। बस जुड़ेगा कौन सा समूह? तो याद रखिएगा कि HNO3 में दो समूह होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? एक होता है OH का और एक होता है NO2 का। यहाँ पर जोड़ सकते हैं, टोटल क्या बन जाएगा? H, और ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? HNO3 हो जाएगा। चूंकि नाइट्रोजन से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन है, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा? माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। इसका मतलब HNO3 के साथ जब आप क्रिया कराएंगे तो क्या निकलेगा? HNO3 से NO2 प्लस निकलेगा, नाइट्रोनियम आयन निकलेगा, जो कि आर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा। और जब क्लोरोबेंजीन के आर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा तो आर्थो व पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का मिश्रण देखने के लिए आपको मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो आर्थो व पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनता है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ। HNO3 में दो समूह होते हैं, OH और NO2, जिनमें OH जो होता है नाभिक स्नेही समूह होता है, जो आपको NO2 प्लस होता है, नाइट्रोनियम आयन होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होता है। यदि NO2 आक्रमण करता है तो आर्थो और पैरा पर करेगा, और यदि OH माइनस आक्रमण करेगा कहाँ करेगा? मेटा पर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मेटा पर क्या होता है? धनावेश, और OH जो है ये ऋणावेशित है, तो आर्थो और पैरा पर नहीं जाएगा क्योंकि पहले से यहाँ पर ऋणावेश है, जिससे दोनों पर समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण होगा, इसलिए कहाँ जाएगा? मेटा पर जाएगा। तो जो OH होगा यदि यह आक्रमण करता है, नाभिक स्नेही समूह आक्रमण करता है तो मेटा का उत्पाद बन जाएगा, और NO2 आक्रमण करता है तो आर्थो और पैरा का बन जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? आर्थो नाइट्रो, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। या पैरा स्थिति पर हो गया पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो गया। आइए अगला समझते हैं हम लोग सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में किसके साथ क्रिया होता है? तो सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया होता है। सल्फोनीकरण में दो शब्द हो गए, सल्फो और करण। सल्फो का मतलब सल्फोनिक अम्ल, और करण का मतलब अभिक्रिया होती है, जिसमें सल्फोनिक अम्ल क्रिया करता है। सल्फोनिक अम्ल का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फोनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके साथ क्रिया होगा? क्लोरोबेंजीन के साथ। मतलब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ से कौन सा समूह निकलता है? तो फिर आपका यहाँ से भी दो समूह हो जाएगा, एक हो जाएगा OH का और एक हो जाएगा SO3H का। जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? तो ये हाइड्रोजन से H2 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर दो समूह हो गए, OH और SO3H हो गए। अब चूंकि सल्फर से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन होता है? ऑक्सीजन होता है, इसमें इस पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। मतलब H2SO4 से इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कौन सा निकलता है? SO3H निकलता है। यदि SO3H निकलता है तो क्लोरोबेंजीन के आर्थो स्थिति से भी SO3H जुड़ेगा, और पैरा स्थिति से भी क्या जुड़ेगा? SO3H ही जुड़ेगा। अर्थात क्या बन जाएगा? आर्थो
क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दो आते हैं, याद रखिएगा, एल्किलीकरण होता है और एसिटिलीकरण होता है। एल्किलीकरण मतलब होता है एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया होती है और एसिटिलीकरण का मतलब होता है एसिटिल हैलाइड के साथ क्रिया होती है। अब यदि एल्किलीकरण होगा तो यहां पर क्या रख सकते हैं, जो मैंने CH3X रखा है, यहाँ पे RX रख सकते हैं। R की जगह आप मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, आक्टिल, नोनिल, डेकिल कोई भी समूह आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपका जस्टिफाई कर दिया क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने हैं, तो इसलिए मैंने आपका सीधा सीधा रखा है। यहाँ पर आपका उस प्रकार से नहीं है, बाकी आगे सेशन में जब शुरू होगा तो इसका पूरा व्याख्या स्पष्ट रूप से आपका रहेगा, चाहे वो 2 पार्ट में हो जाए चाहे 4 पार्ट में हो जाए, लेकिन पूरे स्पष्टीकरण के साथ होगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको लिखना और क्या लिखना है, इन प्रश्नों के जवाब के साथ उपस्थित हुए, इसलिए आपको उन्हीं प्रश्नों के जवाब केवल मिल रहे हैं। तो इनमें क्या है, एल्किलीकरण का मतलब होता है एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया, और एल्किल हैलाइड में मेथिल भी आता है, एथिल भी आता है, तो कोई भी समूह आप रख सकते हैं। हैलाइड का मतलब X होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल हैलाइड से कराते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपको पता है कि CH3X में जो X होता है माइनस होता है, CH3 क्या होता है प्लस होता है। हम लोग कौन सी विक्रिया पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है, जिन पर धनावेश होता है। चूंकि CH3 पर धनावेश है, इसलिए क्लोरोबेंजीन के आर्थो व पैरा स्थिति से क्या जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा। और जब भी बेंजीन से CH3 जुड़ता है उसका नाम क्या हो जाता है, टालवीन हो जाता है। और टालवीन के आर्थो स्थिति से Cl जुड़ा तो आर्थो क्लोरोटालवीन हो जाएगा, और यदि पैरा स्थिति से जुड़ा तो पैरा क्लोरोटालवीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल हैलाइड से कराने पर आर्थो व पैरा क्लोरोटालवीन का मिश्रण प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5Cl हो जाएगा। CH3X के साथ क्रिया होगी, CH3 समूह आर्थो स्थिति से जुड़ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो क्लोरोटालवीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोटालवीन हो जाएगा। अगला क्या आता है, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण में एसिटिल हैलाइड होता है। एसिटिल हैलाइड में एसिटिल क्लोराइड भी आपका आता है। एसिटिल समूह क्या होता है, तो याद रखिएगा CH3CO समूह होता है। प्रश्न होता है हेलोफार्म अभिक्रिया कौन सा समूह देता है, तो याद रखिएगा वह यौगिक जिनमें एसिटिल समूह CH3CO समूह पाए जाते हैं वही केवल हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। वैसे ही आपका एसिटिलीकरण है। एसिटिलीकरण में कौन सा समूह आक्रमण करता है, तो एसिटिल समूह करता है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एसिटिलीकरण कहते हैं। अब एसिटिलीकरण में क्या हो जाएगा, एसिटिल हैलाइड क्रिया करेगा। अब एसिटिल हैलाइड यदि एसिटिल क्लोराइड लेते हैं तो इनमें जो Cl होगा ये माइनस का हो जाएगा, CH3CO क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब CH3CO प्लस का हुआ तो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह हुआ है। तो बताइए क्लोरोबेंजीन की किस स्थिति से जाके जुड़ेगा, तो आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन की किस स्थिति से जुड़ेगा, आर्थो और पैरा स्थिति से जुड़ेगा। आर्थो स्थिति से क्या जोड़ देंगे, COCH3 जोड़ देंगे। पैरा स्थिति से क्या जोड़ देंगे, COCH3 जोड़ देंगे। इसी का आपका उत्पाद बन जाएगा। देख भी सकते हैं यहाँ पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से कराने पर आर्थो पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन बनता है। यदि बेंजीन से सीधे COCH3 जुड़ता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन कहते हैं। और यदि एसिटोफिनोन के आर्थो स्थिति से Cl जुड़ा होगा तो उसका नाम क्या होगा, आर्थो क्लोरोएसिटोफिनोन होगा। और यदि पैरा स्थिति से जुड़ा होगा क्या नाम हो जाएगा, पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन की क्रिया CH3COCl के साथ कराते हैं तो ये जाके आर्थो स्थिति से जुड़ गया, क्या हो गया, COCH3 हो गया। अब कभी भी गलती करके CH3 मत जोड़िएगा क्योंकि धनावेश किस पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, कार्बन पर, इसलिए कार्बन जाके यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्थो क्लोरोएसिटोफिनोन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन हो जाएगा। कल अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे तो किसके साथ मिलेंगे, इसमें से आपका ये जो आपने सेम रिएक्शन आपने समझा है, देखा है, यही सेम रिएक्शन में प्रश्न क्या होगा, क्लोरोबेंजीन के जगह पर यहीं पे फिनाल कर सकता है। यदि मान लीजिए फिनाल कर देगा तब आप क्या करेंगे, फिनाल करता है तो बस जहां जहां आपका Cl है सभी जगह से आप Cl को हटा के केवल क्या रख दीजिएगा, OH रख दीजिएगा। यदि ये पूरा प्रक्रिया यदि आपको याद रहा तो बस पूरी अभिक्रिया में यदि फिनाल के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछता है तो जहां जहां आपका Cl है वहां बस क्या रख दीजिएगा, OH रख दीजिएगा। यदि एनिलीन के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछता है तो जहां जहां आपका पूरा Cl है केवल Cl को हटा के NH2 रख दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, एनिलीन के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यदि वहीं पर एनिसोल के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछता है तो याद रखिएगा एनिसोल में क्या करेंगे, Cl को हटा के वहां पर OCH3 रख देंगे, जो कि प्रश्न आया हुआ भी है। एनिसोल
के नाइट्रीकरण की प्रक्रिया लिखे, अभिक्रिया लिखे, या एनिसोल की क्रिया सांद्र चिन्ह 3 के साथ कराते हो तो क्या बनता है। तो याद रखिएगा एनिसोल में कौन आता है, बेंजीन नाभिक से क्या जुड़ता है, OCH3 जुड़ता है। तो यहाँ पर लिखा भी गया कि ये चारों आ सकते हैं, Cl जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, NH2 जोड़ दिया तो एनिलीन हो जाएगा, OH जोड़ दिया तो फिनॉल हो जाएगा, और OCH3 जोड़ दिया तो एनिसोल हो जाएगा। अर्थात यही से प्रश्न बन जाएगा, फिनाल के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉनिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो जहां जहां आपका Cl है यहां पर OH कर देंगे, और आप जहां जहां क्लोरोबेंजीन आपने लिखा था वहां वहां आप क्या लिख दीजिएगा, फिनाल लिख दीजिएगा। जहां आपका क्लोरो लिखा गया होगा वहां बस केवल उत्पाद में हाइड्रोक्सी लिख दीजिएगा। यदि एनिलीन हो जाता है तो एनिलीन के बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉनिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछता है, तो आप क्या कर देंगे, Cl को हटा के NH2 रख देंगे। जब NH2 रख देंगे तो उसे एनिलीन कहते हैं। अर्थात जहां जहां आपका क्लोरोबेंजीन था वहीं पर बस क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा, और जहां Cl होगा वहां पर क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा या एमिनो हो जाएगा। ठीक है, और यदि बाकी OCH3 होता है वो एनिसोल में ही आता है, तो जहां जहां आपका OCH3 आएगा वहां वहां क्लोरोबेंजीन को हटा के केवल क्या रख दीजिएगा, एनिसोल रख दीजिएगा। तो इन्हीं प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपका होगा, या कल का पार्ट जो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इनमें से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। और बेंजीन नाभिक के केवल 2 पार्ट हैं, इसलिए इन दोनों पार्ट को जरूर देख के जाइएगा। तो आज के लिए आपको इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और यदि वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप सभी को आपके एग्जाम की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सभी विषयों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करें। इन्हीं के साथ ऑल द बेस्ट।